चलिए आगे बढ़ते और अब बात करते हैं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग शनिवार दोपहर 3:30 बजे 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। चुनाव की घोषणा के बाद जानकारी मिल पाएगी कि किस राज्य में कितने चरण में और कितने कितने तारीखों को वोटिंग होनी है। साथ ही नामांकन, स्क्रूटनी, परिणाम आदि की तारीखों की भी जानकारी मिल जाएगी। अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भाजपा की सरकार है। चुनाव को लेकर इन 5 राज्यों में सत्ता और विपक्ष ने कमर कस ली है, क्योंकि अब तकरीबन 20 मिनट का वक्त शेष है और उसके बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम वो अहम मुद्दे रखे जाएंगे जिनके जरिए चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और साथ ही सबसे बड़ी बात, चुनावी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अब सभी पार्टियों की नजर भी इसी ओर है। साथ ही ग्राफिक्स के जरिए पूरा समीकरण भी आपको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें आप जरा देखिए, ग्राफिक्स के जरिए यूपी विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव रिजल्ट की अगर हम बात करें 2017 की, तो कुल सीटें हैं 403। पार्टी जीती है बीजेपी और बीजेपी 384 सीटों पर चुनाव लड़ती है और उसमें से 312 सीटें अपने नाम करती है। बीएसपी 403 सीटों पर चुनाव लड़ती है और उसके बाद 19 सीटें अपने नाम करती है। अगर बात करें सपा की, तो 311 सीटों पर सपा चुनाव लड़ती है और उसमें से 47 सीटें अपने नाम करती है। और अगर कांग्रेस पार्टी की हम बात करें तो 114 सीटों पर चुनाव लड़ती है कांग्रेस पार्टी, तो 7 सीटें अपने नाम करती है। आरएलडी की अगर हम बात करें तो 277 सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन 1 सीट ही अपने खाते में कर पाती है। तो वहीं एसबीएसपी की अगर हम बात करें तो 8 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 4 सीटें अपने नाम करती है। अपना दल की अगर हम बात करें तो 11 सीटों पर चुनाव लड़ती है अपना दल पार्टी और 9 सीटें अपने नाम करती है। निषाद पार्टी की अगर हम बात करें तो 72 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 1 पार्टी अपनी सीट पर काबिज हो पाती है। तो अब ये बहुत बड़ा समीकरण अपने आप में है, क्योंकि ये तो है 2017 का समीकरण। तो अब आपको उत्तराखंड का समीकरण हम समझाते हैं कि वहां पर क्या समीकरण था 2017 के दौरान। कुल 70 सीटें उत्तराखंड में है। अब इसमें से जो पार्टी जीतती है वो बीजेपी है। पार्टी कुल 70 सीटों पर चुनाव लड़ती है, जिसमें से 57 सीटें अपने नाम करती है। अब कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन 11 ही सीट अपने खाते में कर पाती है। निर्दलीय 2 सीटें अपने खाते में कर पाते। तो अब इस तरीके से ये आप स्पष्ट तौर पर समझ गए होंगे कि पूरा बहुमत बीजेपी के साथ था। अब ऐसे में 2022 में क्या समीकरण होते हैं ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और ये बहुत कुछ डिपेंड करता है चुनावी तारीखों पर, क्योंकि हर पार्टी अपनी ओर से पूरी तरीके से तैयार है। अब अगर हम पंजाब की बात करें तो इस बार बहुत सी तस्वीरें हैं जो पंजाब में बदल गई है। नए नए समीकरण आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर हम पुराने समीकरण पर नजर डालें, 2017 की हम बात करें तो कुल 117 सीटें हैं और सबसे बड़ी बात जो चुनाव लड़ती है, अगर हम बात करें पार्टी जो जीती है तो कांग्रेस 117 सीटों पर चुनाव लड़ती है, जिसमें से 77 सीटें अपने नाम कर लेती है। अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो 117 सीटों पर चुनाव लड़ती है आम आदमी पार्टी और 20 सीटें अपने नाम कर लेती है। शिरोमणि अकाली दल की अगर हम बात करें तो 94 सीटों पर चुनाव लड़ती है, जिसमें से 15 वो अपने नाम कर लेती है। बीजेपी की अगर हम बात करें 23 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, जिसमें से 3 ही अपने नाम कर पाती है। लोक इंसाफ पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ती है, जिसमें से 2 सीटें अपने नाम करती है। तो यहाँ पे समीकरण बहुत कुछ बदल गया, क्योंकि पिछले चुनाव अगर 2017 को हम देखें और 2022 को हम देखें तो बहुत सारे समीकरण है, बहुत सारे गठबंधन है जो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा पंजाब में किसान आंदोलन रहा। उसकी वजह से अब कैप्टन भी हो सकता है बीजेपी के साथ गठबंधन करे और इसी फिराक में है। हालांकि कैप्टन की पूरी फौज अभी कांग्रेस के पास है, तो तमाम समीकरण बदले हुए हैं। अब बात कर रहे हैं मणिपुर विधानसभा चुनाव की, तो वहां के अगर रिजल्ट पर हम नजर डालें 2017 के, तो मणिपुर में कुल विधानसभा सीटें हैं 60, जिनमें से पार्टी चुनाव जीती है कांग्रेस। 60 में से 28 सीटें कांग्रेस के पास जाती है, जबकि बीजेपी के पास जो 60 सीटों पर चुनाव लड़ती है उसमें से सिर्फ 21 सीटें ही अपने नाम कर पाती है। अगर हम बात करें नागा पीपुल्स फ्रंट की तो 16 सीटों पर ये पार्टी चुनाव लड़ती है, जिसमें से 4 सीटें अपने नाम करती है। नेशनल पीपुल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो 9 सीटों पर यह पार्टी चुनाव लड़ती है, जिसमें से 4 सीटें जीतती है। तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट पर काबिज हो पाती है।
तो यूपी के चुनाव की अगर हम बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव है और साथ ही सबसे बड़ा चुनाव तो है ही, साथ ही सबसे बड़ी चुनौती भी यहीं पर है क्योंकि कोरोना का मुश्किल दौर अभी सभी के सामने है और तीसरी लहर मानो की आन खड़ी है। अब इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे सहयोगी एहतेशाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतेशाम, देखिए अब सभी को इंतजार है कि कितने चरणों में चुनाव होता है, ये जानकारी लग पाए, कब कब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। हालांकि अभी संभावना यही है कि 8 चरणों में चुनाव होगा यूपी का। देखिए, जो अभी खबरें निकल कर आ रही है उससे साफ पता चल रहा है कि चुनाव जो उत्तर प्रदेश में ऐलान करेगा इलेक्शन कमीशन, वो 7 से 8 चरणों में चुनाव का ऐलान होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश है क्योंकि उत्तर प्रदेश पर सबकी नजरें हैं। 403 विधानसभा सीटें हैं और 403 विधानसभा सीटों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत है, लेकिन इस दफा जो चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जोरदार टक्कर है। दोनों ही पार्टियां जोर आजमाइश में लगी है। हाँ, पीछे जरूर बसपा और कांग्रेस पार्टी है, लेकिन जो मैदानी लड़ाई है वो दोनों ही पार्टियों के बीच में है। सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में है कि इतना बड़ा राज्य है और इतने चरणों में चुनाव होना है और ऐसे में जो कोरोना है उसके हालात दर बदर बिगड़ते चले जा रहे हैं। लगातार कोरोना वायरस की जो संख्या है, मरीजों की संख्या, उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। हम ये भी बता दें कि जो 150 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां हैं जो यूपी में तैनात हैं, उनको चुनाव आयोग के हवाले कर दिया गया है। यानी वो 10 जनवरी से हर जिले में डिप्लॉयमेंट होने का आदेश मिल चुका है। जो बटालियन या आरपीएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी है, उनके जवानों को तैयार होने के लिए कह दिया गया है और ये टुकड़ियां अलग अलग मुख्यालयों पर रवाना हो जाएंगी। अब हैरानी वाली बात यह है कि सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि हमेशा चुनाव पश्चिम से शुरू होता है, पूरब में खत्म होता है। क्या इस दफा चुनाव पूरब से शुरू होगा और पश्चिम में खत्म होगा या पुराने पैटर्न पर ही चलेगा? बिल्कुल एहतेशाम, और इस बार देखना ये भी दिलचस्प होगा कि जब 3:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उस दौरान क्या कहा जाता है। क्या रैलियां ऑनलाइन मोड पर होगी, क्या वर्चुअली होगी? अगर ऐसा होता है तो क्या तस्वीर होगी? देखिए, जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ, उनका साफ कह रहा है कि वर्चुअल अगर होती है तो उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं हो पाता है, गांवों तक, शहरों तक जरूर हो जाता है। एहतेशाम, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं ये एसबी-एसपी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फर्स्ट इंडिया में। और देखिए, कुछ ही समय रह गया है कि जब गाइडलाइन निर्धारित कर दी जाएगी, तो अब ऐसे में आप किस नजरिए से देखते हैं? थैंक यू पहले तो आपको जी। और जो चुनाव आयोग की तारीख का ऐलान 15 मिनट बाद होना है जी, और हम लोग तो 24 घंटा चुनावी मूड में रहते हैं जी जी, कि अपने वोटरों को हम लोग बराबर बताते रहते हैं कि देखो, हम लोग जातिवार जनगणना उत्तर प्रदेश में कराना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। हम लोग घरेलू बिजली का बिल 300 यूनिट माफ करना चाहते हैं, भाजपा नहीं चाहती है। हम लोग प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं, भाजपा नहीं चाहती है। हम लोग प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में चाहते हैं, भाजपा नहीं चाहती है। हम लोग प्रदेश में अमन चैन भाईचारा चाहते हैं, भाजपा नहीं चाहती है। हम लोग प्रदेश में जो एक अन्ना पशु बड़ी समस्या किसानों के लिए पैदा हो गई है, तो इससे निजात दिलाने के लिए हम लोग तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई कदम ठोस नहीं उठा पा रही है। सड़क पर आम आदमी जो है इस समय अन्ना पशु से लड़कर के ड्रामा सेंटरों में 70% लोग आ रहे हैं, एक बड़ी समस्या है। इससे निजात दिलाने के लिए हम लोग जनता को समझा चुके हैं और जनता पूरी तरह मन बना चुकी है। उत्तर प्रदेश ओम प्रकाश जी, देखिए, पिछले चुनाव में आपका सपोर्ट बीजेपी को था और इस बार सपा को। देखिए, बीजेपी के साथ मैं था, लेकिन बीजेपी ने एक भी काम हमारा नहीं किया जी। जिन मुद्दों के आधार पर उनके साथ गए थे और उन्होंने नहीं किया। यहाँ मजे की बात है कि अखिलेश जी खुद अपने संबोधन में बार बार कहते हैं कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम गरीबों का इलाज फ्री करेंगे, प्रदेश में अमन चैन कायम करेंगे, हम घरेलू ये जो अन्ना पशु एक समस्या इससे निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारे मुद्दे हैं वही अखिलेश यादव के मुद्दे हैं चुनावी। जी ओम प्रकाश, एक और महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि देखिए अभी तो हालांकि ये तय होना बाकी है कि वाकई में रैलियां वर्चुअली होगी या फिर लोगों के बीच में जाकर होगी कम संख्या में, पर अब ऐसे में आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या आप तैयार हैं अगर रैलियां वर्चुअली होती है तो उसके लिए? देखिए, अभी हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वो क्या कहते हैं, वो बांटा था अभी मोबाइल जी,
टैबलेट बांटा था जी जी। और इनकी गाड़ियां खड़ी थी बड़ी बड़ी वो एलईडी लगा करके, और उस एलईडी के यहाँ कुत्ता भी सुनने को तैयार नहीं था जी। उसका कारण है कि इनके शासन से पूरे प्रदेश की जनता उठ चुकी है। ये वर्चुअल जाए, अभी प्रधानमंत्री की बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। सरकारी कर्मचारी, सरकारी मनरेगा के मजदूर, सफाई कर्मचारी, आपके संविदा के कर्मचारी, समूह की औरतें और आंगनवाड़ी, तमाम लोगों को सरकारी बसों से सरकारी पैसे से ला करके चुनाव रैली कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने अपना जो जनादेश था उसको खो दिया है। जो वादा किया था जनता के बीच में 15-15 लाख देने का, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का, महंगाई कम करने का, अमन चैन कायम करने का, ये भी इन्होंने किया नहीं है। इस नाते प्रदेश की जनता इनसे बदलाव चाहती है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो प्रदेश की जनता है उसने बदलाव का मूड बना लिया है? 100% बना लिया। देखिएगा ना, जिस दिन काउंटिंग होगी, काउंटिंग जब शुरू होगी, आपको 1 घंटे के बाद आपको लगेगा कि नहीं, जो ओम प्रकाश राजभर कहा था वो सही कहा था। जी ओम प्रकाश जी, पर अगर हम पिछले कुछ दिनों को देखें तो हमने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश को कई सौगातें भी मिली है। सौगातें तो मिली यही हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन में योगी जी को पैदल कर दिए मोदी जी, और गाना गाया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और 5 दिन बाद प्रमाण भी कर दिया कि हमने इनको पैदल कर दिया था, उनके कंधे पे हाथ रख के फोटो वायरल कर दी। अब ये जाते हैं विश्वनाथ कॉरिडोर में, तो जो भी विज्ञापन निकलता है जन सूचना विभाग उत्तर प्रदेश का, और योगी जी का फोटो गायब हो जाता है। तो ये क्या दिखता है? योगी जी को पैदल करते हैं, केशव मौर्य को सोफा में बैठा के मोदी जी बात करते हैं। चलिए, और ओम प्रकाश जी, एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे कि कौन कौन से मुद्दे होंगे विकास के अलावा जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने निषाद बिंद, केवट मल्ला, राजभर, चौहान, पाल प्रजापति को कहा था कि हम आरक्षण देंगे, आरक्षण नहीं दिया। ये हमारा ज्वलंत मुद्दा है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना हमारा ज्वलंत मुद्दा है। हमारा जो है 300 यूनिट बिजली फ्री देना, ये हमारा मुद्दा है। गरीबों का इलाज फ्री करना हमारा मुद्दा है। जातिवाद जनगणना कराना, ये हमारा मुद्दा है। प्रदेश में अन्ना पशु से छुटकारा दिलाना, और सड़क पे जो दुर्घटनाएं हो रही आम आदमी त्रस्त है उसे छुटकारा दिलाना, ये हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे जनता के बीच में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश राजभर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो तमाम अहम मुद्दे ओम प्रकाश राजभर ने रखे जिनको लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर गाइडलाइन आती है और वर्चुअली रैलियां होती है तो उसके लिए भी तैयार है।